Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus and in today's video we are going to discuss from Article 21 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम डिस्कस कर रहे थे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के टॉपिक को. अपनी लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 18 से आर्टिकल 20 तक डिस्कस किया था कि रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट क्या है, कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 21 से. आर्टिकल 21 बेसिकली डील कर रहा है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट. अब इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट है, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं. तो सबसे पहले तो देखना है कि ये इन तीन चीज़ों का मतलब क्या है. मोटिव बेसिकली क्या है, हमारी इंटेंशन, हमारा इरादा, किसी भी काम को करने के पीछे क्या इरादा था, हमारा मकसद क्या था, पर्पस क्या था. आपको पता है कि जब भी कोई बंदा कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है या जब भी कोई बंदा कोई क्राइम कमिट करने जा रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई उसकी इंटेंशन होती है जिसकी वजह से वो उस एक्ट को परफॉर्म करता है. तो मोटिव बेसिकली क्या आ गया, किसी भी एक्ट को करने के लिए आपका मकसद. दूसरी चीज़ है प्रिपरेशन. अब जब आपका मकसद है कि किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए तो आप उस एक्ट को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो कि किस तरह से आपने कोई एक्ट परफॉर्म करना है. यानी अगर आपने किसी बंदे का मर्डर करना है तो आपने अगर उसको पॉइजन देकर उसका मर्डर करना है तो आपको सबसे पहले वो पॉइजन लेनी होगी. फिर आपने ये देखना होगा कि उस बंदे को आपने पॉइजन्स किस तरह से देनी है, उस बंदे की आदत को देखना होगा. फिर इसी तरह या अगर आपने किसी बंदे को बुलेट से किसी बंदे को फायरिंग के थ्रू आपने कत्ल करना है तो सबसे पहले आपने पिस्टल ख़रीदनी होगी, फिर आपने पिस्टल चलाना सीखनी होगी. यानी जो आपकी तैयारी है वो आपने प्रॉपर करनी होगी. फिर तीसरी चीज़ आती है कंडक्ट की, जो आपका बिहेवियर है, जो आपके एक्शंस है. जब आपने इरादा कर लिया, प्रिपरेशन कर ली, अब उस एक्ट को परफॉर्म किस तरह से करना है तो वो जो आपका कंडक्ट, आपका मोटिव और आपकी जो प्रिपरेशन है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग किसी भी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड वो रेलेवेंट है. ये मोटिव, ये प्रिपरेशन, ये प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो किसी फैक्ट इन इशू से या किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है तो ऐसे तमाम फैक्ट्स रेलेवेंट हैं और इनके अगेंस्ट आप एविडेंस दे सकते हैं. जब कंडक्ट की बात की है तो प्रीवियस कंडक्ट भी रेलेवेंट है और जो सब्सीक्वेंट कंडक्ट है वो भी रेलेवेंट है. अब इसी आर्टिकल को अगर हम देखें तो इस आर्टिकल के एंड में हमें एक दो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं. इस आर्टिकल में जो वर्ड कंडक्ट है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए. तो अगर हम पहली एक्सप्लेनेशन को देखें तो पहली एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो वर्ड कंडक्ट यूज़ हुआ है इस आर्टिकल के अंदर उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं हैं. यानी कि ये कंडक्ट स्टेटमेंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा. ये जनरल रूल है कि स्टेटमेंट्स रेलेवेंट नहीं है किसी भी कंडक्ट के अंदर. लेकिन इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर एक और एक्सेप्शन दी गई है, फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई स्टेटमेंट्स किसी कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही हैं तो वो तमाम स्टेटमेंट्स जो कंडक्ट की एक्सप्लेनेशन में हेल्प आउट कर रही हैं वो तमाम स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हैं. सो एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग जनरल रूल है कि कंडक्ट के अंदर स्टेटमेंट्स रेलेवेंट नहीं हैं. अगर वो स्टेटमेंट किसी कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही हैं तो फिर वो रेलेवेंट हैं. अब इसी तरह एक्सप्लेनेशन 2 के ऊपर अगर हम जाएं तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि जब भी किसी बंदे का कोई कंडक्ट रेलेवेंट हो तो उसके साथ जो भी स्टेटमेंट उसको कही गई है या उसकी प्रेजेंस में की गई है या उसने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट सुनी है जो उसकी कंडक्ट को इफेक्ट कर रही है तो वो रेलेवेंट है.
एक्सप्लेनेशन 1 में जो हमने कंडक्ट और स्टेटमेंट की बात की वो एक ही बंदे का कंडक्ट था और एक ही बंदे की स्टेटमेंट थी, तो वो रेलिवेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि कंडक्ट किसी एक बंदे का है और स्टेटमेंट किसी दूसरे बंदे की है, तो भी वो रेलेवेंट है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है दैट वेदर ए रॉब्ड बी। अब ये जो फैक्ट है कि रॉबरी कमिट होने के बाद जब बी को रॉब कर लिया और उसके बाद रॉबरी कमिट होने के बाद एक तीसरा बंदा आता है सी, और वो ए की प्रेजेंस में ये बात कहता है कि पुलिस आ रही है उस बंदे को सर्च करने के लिए जिसने बी को रॉब किया है। तो अब जैसे ही सी की ये बात ए ने सुनी तो ए क्या करता है, वहां से फौरन भाग गया। तो ये जो ए का भागना है ये क्या है, ये रेलेवेंट है। यानी कि सी की जो स्टेटमेंट थी वो बी के कंडक्ट को इफेक्ट कर रही थी, तो ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स जो किसी कंडक्ट को इफेक्ट कर रही हैं वो तमाम स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 22 के ऊपर। आर्टिकल 22 क्या कहता है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। अब इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो इसमें क्या बात की गई है कि वो फैक्ट्स जो ज़रूरी हैं किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या वो रेलेवेंट हैं। सो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग ऐसे तमाम फैक्ट्स जो किसी भी फैक्ट इन इशू या किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या एक्सप्लेन कराने के लिए, पहली बात, या दूसरी चीज, एनी फैक्ट विच सपोर्ट और रिबर्ट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, या कोई भी ऐसे फैक्ट जिनसे कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा रहा हो, कोई नतीजा निकाला जा रहा हो किसी भी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या फिर किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, तो ऐसी नतीजे को जो फैक्ट सपोर्ट कर रहे हो या फिर उसको रिबर्ट कर रहा हो, तो ऐसे तमाम फैक्ट्स रेलेवेंट हैं। फिर तीसरी बात, विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और द पर्सन, या फिर कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी बंदे या किसी चीज की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हो। चौथी बात, और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड, यानी वो किसी भी फैक्ट के टाइम या प्लेस ऑफ अक्रेंस को फिक्स कर रहे हो, या फिर आखिरी बात, जो किसी भी फैक्ट से रिलेटेड पार्टीज के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहे हों या शो कर रहे हों, तो ऐसे तमाम फैक्ट्स आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हैं। यानी आर्टिकल 22 में एक लिस्ट बता दी गई है कि वो फैक्ट्स जो ज़रूरी हैं किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या एक्सप्लेन कराने के लिए। आर्टिकल 22 को याद रखें कि हम आर्टिकल 22 को आइडेंटिफिकेशन परेड भी कहते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि आइडेंटिफिकेशन परेड कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, तो आपने फौरन से कहना है कि आर्टिकल 22 आइडेंटिफिकेशन परेड के साथ डील करता है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 23 के ऊपर। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, थिंग्स सेड और done by conspirator in reference to common intention और common design। बेसिकली ये जो आर्टिकल 23 है, ये आर्टिकल 23 रिलेट कर रहा है कॉन्स्पिरेसी के साथ, ये डील कर रहा है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या है, कोई भी साजिश करना। यानी कि आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आपने कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ कैसे करना है, या फिर जिन बंदों के ऊपर ये एलिगेशन लगाई गई है कॉन्स्पिरेसी की, उसको किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्पिरेसी क्या है। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग रजामंदी शो कर देते हैं किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी ऐसा एक्ट
जो इलीगल है, अनलॉफुल एक्ट है, इसको परफॉर्म करने के लिए जब वो रजामंदी इख्तियार कर देते हैं तो उसको कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी। जब उनकी इंटेंशन एक है, कॉमन इंटेंशन है, मकसद उनका एक ही है। सो आर्टिकल 23 कहता है कि जब कभी भी देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है, यानी कि एक साजिश रचाई है आपस में मिलकर किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए। पहली बात कि उन्होंने क्या करना है, कोई ऑफेंस कमिट करना है, कोई अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म करना है, या फिर दूसरी बात कोई एक्शनेबल रॉन्ग कमिट करना है, यानी कि कोई सिविल रॉन्ग कमिट करना है। अब ये सिविल केसेस में भी एप्लीकेबल है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि अब उन दो या दो से ज्यादा बंदों में से कोई एक बंदा उसकी कही हुई कोई भी बात, चाहे वो रिटन है या ऑरल है, या फिर उस बंदे का किया हुआ कोई भी एक्ट जो कि उस कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, वो एक रेलेवेंट फैक्ट है बाकी तमाम कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की, उनमें से कोई एक बंदा आता है और वो कोई स्टेटमेंट देता है या वो कोई एक्ट परफॉर्म करता है जो कि उनकी उस कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, तो वो स्टेटमेंट या वो एक्ट क्या है, वो एक रेलेवेंट फैक्ट है तमाम उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने उस कंस्पिरेसी में पार्ट लिया है, जो कि उस कंस्पिरेसी का हिस्सा थे। अब उसकी जो ये स्टेटमेंट है और उसका जो ये एक्ट है, ये किसके अगेंस्ट रेलेवेंट होगा? टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कंस्पिरेसी। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी, कोई साजिश हुई थी, इन लोगों की प्लानिंग हुई थी कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए। और दूसरी बात कि जितने भी लोग थे, ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स, वो क्या हैं, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। सो आर्टिकल 23 क्या कहता है, जब आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव हो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी की है, तो उनमें से किसी एक की कही हुई कोई भी बात या उसका एक्ट बाकी तमाम लोगों के अगेंस्ट एक रेलेवेंट फैक्ट है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दैट यस देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, एंड सेकेंडली ऑल द पार्टिसिपेंट वर द पार्ट ऑफ दैट कंस्पिरेसी। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 24 के ऊपर। आर्टिकल 24 क्या कहता है, व्हेन द फैक्ट्स दैट आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। अब ये आर्टिकल क्या कहता है कि वो तमाम फैक्ट्स जो रेलेवेंट नहीं थे लेकिन कहीं किसी जगह पर उनको रेलेवेंट कंसिडर किया जाता है। जब हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट डिस्कस किया तो हमने कहा था कि आर्टिकल 18 से 69 तक जितनी भी सिचुएशंस एक्सप्लेन की गई हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो तमाम फैक्ट्स जो इन आर्टिकल 19 से 69 तक जो सिचुएशंस एक्सप्लेन की गई हैं उनमें फॉल नहीं करते, लेकिन वो फिर भी रेलेवेंट हैं। तो आर्टिकल 24 बेसिकली प्ली ऑफ एलिबाई को एक्सप्लेन कर रहा है। प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? प्ली ऑफ एलिबाई मीन्स टू प्रूव योर प्रेजेंस समवेयर एल्स, या फिर टू बी समवेयर एल्स, कि आपने अपने आप को किसी और जगह पर क्राइम सीन से कहीं और प्रूव करना है। प्ली ऑफ एलिबाई हमेशा एक्यूज लेता है और प्ली ऑफ एलिबाई हमेशा क्रिमिनल केसेस में ये प्ली ली जाती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्ली ऑफ एलिबाई हमेशा एक्यूज लेता है और क्रिमिनल केसेस में ली जाती है। सो आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि वो फैक्ट्स जो रेलेवेंट नहीं हैं, जो आर्टिकल 18 टू 69 तक की कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, फिर भी वो रेलेवेंट हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली 2 सिचुएशंस बता रहा है कि अगर वो फैक्ट्स इन 2 सिचुएशंस में फॉल करते हैं तो वो रेलेवेंट होंगे। सबसे पहली बात, if the facts are inconsistent with any fact in issue or relevant fact, कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू, जो हमारा मेन फैक्ट है और जो रेलेवेंट फैक्ट है उसके इनकंसिस्टेंट हो, उसके अगेंस्ट हो, उसके बरखिलाफ हो। अब इसका क्या मतलब है? अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया था, क्या ए ने क्राइम कमिट किया था।
कौन सी जगह पर, लेट्स से कि हम कह देते हैं बी का मर्डर हुआ है पेशावर में, तो फलां दिन में फलां जगह पर क्या ए ने बी का मर्डर कमिट किया है या नहीं। अब ये फैक्ट कि जिस दिन क्राइम कमिट हुआ था उस दिन ए लाहौर में था, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन फैक्ट क्या है कि पेशावर में बी का मर्डर हुआ था। अब ये कहना कि ए उस वक्त पेशावर में नहीं था बल्कि वो लाहौर में था, ये फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है। दूसरी बात, ऐसा फैक्ट जो खुद ही या फिर किसी फैक्ट के साथ मिलकर किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को, उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को मुमकिन बना रहा हो या फिर नामुमकिन बना रहा हो, तो ऐसा फैक्ट भी रेलेवेंट है आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बना रहा है या इम्प्रॉबेबल बना रहा है, हम अपनी वो ऊपर वाली ही एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमने कहा कि बी का मर्डर हुआ है, ए ने किया है या नहीं, ये चीज़ प्रूव करनी है। फिर हमने कहा कि ए उस दिन क्राइम सीन पर नहीं था, ए उस दिन लाहौर में था। अब ये फैक्ट कि उस वक्त जब क्राइम कमिट हुआ था उस वक्त ए उस जगह से बहुत दूर था, ए का फासला उस जगह से बहुत दूर था जहां पर ये क्राइम कमिट हुआ था, जो कि इस चीज़ को बिल्कुल ही इम्प्रॉबेबल बना रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं बना रहा कि उसने ये मर्डर कमिट किया है। क्योंकि पेशावर से लाहौर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो देखने में ऐसा लगता है कि अगर वो लाहौर में था तो वो पेशावर में क्राइम कमिट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो बंदा पेशावर से लाहौर आए और ए का मर्डर करे। सो ये उस फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस को नामुमकिन बना रहा है, इम्प्रॉबेबल बना रहा है। सो इसलिए ये फैक्ट भी रेलेवेंट है। उसके बाद आ जाते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? इन अ सूट फॉर डैमेजेस द फैक्ट्स दैट आर टेंडिंग टू इनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट आर रेलेवेंट। अब ये आर्टिकल बेसिकली क्या कह रहा है? ये डैमेजेस की बात कर रहा है कि किसी भी सूट के अंदर कोई ऐसे डैमेजेस जो कोर्ट को डैमेजेस की अमाउंट डिटरमिन करने में इनेबल कर रहे हैं, तो वो रेलेवेंट हैं। कैसे? सिंपली आर्टिकल 25 रिलेटेड है सिविल सूट के साथ, ये सिविल लॉज के अंदर एप्लीकेबल है, इस सिविल केसेस में इसकी एप्लीकेबिलिटी है। सो आर्टिकल 25 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 25 कहता है कि इन अ सूट इन विच द डैमेजेस आर क्लेम्ड, कोई भी ऐसा सूट जहां पर डैमेजेस क्लेम किए गए हैं, किसकी तरफ से क्लेम किए गए हैं? प्लेंटिफ की तरफ से डैमेजेस मांगे गए हैं। अब वो डैमेजेस कोई भी हो सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डैमेजेस। तो आगे कहा गया है एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द डैमेजेस, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कोर्ट को हेल्प आउट कर रहा है डैमेजेस की अमाउंट को डिटरमिन करने में, तो वो क्या है? वो रेलेवेंट फैक्ट है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे कोर्ट को हेल्प आउट करता है कोई भी फैक्ट डैमेजेस की अमाउंट डिटरमिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने बी को गुड्स डिलीवर करनी थी और इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया था कि अगर ए ने बी को गुड्स डिलीवर ना की तो वो इतने डैमेजेस ए बी को पे करेगा, यानी कि इनके दरमियान डैमेजेस की अमाउंट स्पेसिफाइड थी। अब जिस दिन ए ने बी को गुड्स डिलीवर करनी थी उस दिन स्ट्राइक हो गई और ए बी को गुड्स डिलीवर नहीं कर सका। अब वो कोर्ट में आता है ए और कहता है कि रोड बंद होने की वजह से, स्ट्राइक होने की वजह से मैं बी को गुड्स डिलीवर नहीं कर सका। तो उसका जो ये फैक्ट है जो कोर्ट को हेल्प आउट कर रहा है, ऑल्दो उनके दरमियान डैमेजेस की अमाउंट स्पेसिफाइड थी, लेकिन इस जेन्युइन रीजन की वजह से वो जो कोर्ट को इनेबल कर रहा है कि वो कोई अलहदा से अमाउंट ऑफ डैमेजेस बताएं, तो ये रेलेवेंट है। सो आज की वीडियो में हमने आर्टिकल 21 से आर्टिकल 25 तक डिस्कस किया था रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स के टॉपिक पर।
नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर कर देंगे। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।